हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज से हम शुरू कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी की लिटरेचर सीरीज। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे रोमांटिक एज से विलियम वर्ड्सवर्थ को। आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, उनके वर्क्स एंड क्रिटिकल कमेंट्स को पढ़ के जाना है। मैं आज आपके लिए लाई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर? अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये जो लाइंस हैं ये कौन सी पोएम में अपीयर हुई हैं? माइकल में, इमोर्टैलिटी ओड में, या रिजेक्शन एंड ओड में, या टिंटन एबे में? अब देखिए गाइस, हमें ना सिर्फ उनकी समरीज पढ़नी है, हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स का टेक्स्ट भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हमें उन लाइंस को याद करना है, बट एक बार हम अपनी निगाह से निकाल लेंगे तो पेपर में हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना आसान हो जाएगा। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा इमोर्टैलिटी ओड। इमोर्टैलिटी ओड से ये जो लाइंस हैं ली गई हैं। नेक्स्ट जो वो क्वेश्चन है वो है, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिलूड अपीयर इन? वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है प्रिलूड, वो कौन से ईयर में अपीयर हुई थी? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लॉन्गेस्ट पोएम है। आपको डेफिनेटली इसके 13 सेक्शंस की समरी पढ़ के जानी है, क्योंकि इस वर्क में विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी आपको मिलेगी। उनकी लाइफ के हर पहलू के बारे में उन्होंने इस वर्क में लिखा है। सो ये कौन से ईयर में आया था? ये आया था 1850 में। इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश करवाया था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, उसके बाद ही इसको पब्लिश किया गया था उनकी वाइफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ मोकरी दिस इज ऑफ हिस्ट्री, द पास्ट एंड दैट टू कम। नाउ डू आई फील हाउ ऑल men are deceived. Reading of nations and their faith. Faith is given to vanity and emptiness. So ये पूछा गया है कि जो ये एक्सट्रैक्ट है ये प्रिलूड पोएम से लिया गया है, बट प्रिलूड की कौन सी बुक में से ये एक्सट्रैक्ट आया है? तो अगर आप इसकी समरी को देखोगे तो चांसेस हैं कि हम एक इंटेलिजेंट गेस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए, बुक 9 रेजिडेंस इन फ्रांस। सो 13 बुक्स हैं, जिसमें 13th बुक है वो कंक्लूजन है। उसके अलावा इनके चाइल्डहुड के बारे में बुक्स हैं, यानी कि शुरू होते हैं इनके चाइल्डहुड से, फिर उसके बाद इनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ पे हुई, ये फ्रांस में गए, वो सारे एक्सपीरियंसेस इनके बुक 9 में है। इनके यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहते थे या समर वेकेशंस में अपने दोस्तों के साथ ये जहाँ जाते थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने प्रिलूड में डिस्कशन किया है, प्रिलूड में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स आवर मैडलिंग इंटेलेक्ट, misshapes the beauteous forms of things we murder to dissect. वर्ड्सवर्थ ने ये लिखी है, which of the following best summarizes the speaker's position? यानी कि ये जो लाइंस हैं ये, इनका मतलब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। नेचर इज कंप्लीट विदाउट अ ह्यूमन विटनेस टू अटेस्ट टू इट्स ब्यूटी, या फिर ह्यूमन एंड्योर्स विल सक्सीड ओनली इफ द लॉज ऑफ नेचर आर टेकन इनटू अकाउंट, या फिर सी ऑप्शन हो सकता है, नेचर यील्ड्स अ प्लेजर सुपीरियर टू दैट डराइव्ड फ्रॉम इंट्रूसिव ह्यूमन इंक्वायरी, या फिर फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, द फ्लोज इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर आर ऑल्सो एविडेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। सो चारों में से इसका आंसर क्या रहेगा? अगर आपने द टेबल्स टर्न पोएम पढ़ी है तो आपको इसका मतलब डेफिनेटली समझ में आएगा। सो द टेबल्स टर्न जो पोएम है उसमें क्या है, दो लोग बात कर रहे हैं, एक नरेटर है, एक उनका फ्रेंड है। जो नरेटर है यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, वो अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि तुम अपनी किताबों को, फिलॉसफी को, सारी चीज़ों, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पीछे छोड़ के मेरे साथ चलो, नेचर में चलो। नेचर तुम्हें वो दे सकती है जो तुम्हें दुनिया की कोई भी किताब या कोई भी फिलॉसफी या कोई भी ज्ञान तुम्हें नहीं दे सकता। सो इसका, इन लाइंस का भी जो मतलब है वो है सी, नेचर यील्ड्स अ प्लेजर सुपीरियर टू दैट डिराइव फ्रॉम इंट्रूसिव ह्यूमन इंक्वायरी। यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स कहीं भी इंक्वायर कर लें, कहीं पे भी वो किसी भी चीज़ की सर्च कर लें, इतना प्लेजर उनको कहीं नहीं मिलेगा जितना नेचर उनको दे सकती है। नेचर उनको प्लेजर प्लस
ज्ञान, दोनों चीजें वो ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करने में सक्षम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये जो है कौन सी पोयम, दिस अकर्स इन ए पोयम बाय, ये किस ऑथर की पोयम से आया है? ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं, हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं तो चलो इतना तो हम तुक्का लगा सकते हैं, बट जो ये लाइन्स हैं ये प्रिलूड से ली गई हैं, प्रिलूड से इन्होंने ये लाइन्स ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स फीचर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत ही फेमस फ्रेज है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये कौन सी पोएम से है? हमें इसको ढूंढना है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसका शॉर्टकट नेम है इमोर्टैलिटी ओड, माइकल ए पेस्टोरल पोयम, द सॉलिटरी रिपर, या फिर टिंटन एबे। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है डी, टिंटन एबे। टिंटन एबे में ये जो है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। सो बेसिकली टिंटन एबे भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ के जानी है। टिंटन एबे एक चर्च है जिसे ये अपनी बहन डॉरोथी के साथ विजिट कर रहे हैं, एंड ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में भी इसमें बताते हैं कि मैं पहले भी यहाँ पे आया था 5 साल पहले, एंड 5 साल बाद भी आया हूँ, तो दोनों ही टाइम में क्या चेंजेस हुए उस चर्च में, उस जगह में, नेचर में, वो सारी चीजें उन्होंने इस पोएम में एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड्सवर्थ्स प्रिलूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। वर्ड्सवर्थ के प्रिलूड में एक कैरेक्टर है बॉय ऑफ विनेंडर, उसको क्या प्रॉब्लम थी? क्या वो ब्लाइंड था, डिफनेस थी, म्यूटनेस थी, या लेमनेस थी? सो ही वॉज हैविंग दिस डिफेक्ट म्यूटनेस। तो बॉय ऑफ विनेंडर के बारे में भी आप पढ़ के जाना। बॉय ऑफ विनेंडर जो है वो दिखाया गया है कि कैसे उस लड़के को प्रॉब्लम है एंड नेचर कैसे उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिलूड ऑल्दो बिगन एज अर्ली एज 1799 एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन इन 1805 वॉज पब्लिश्ड इन। अभी मैंने आपको बताया था जो प्रिलूड है वो कब फिनिश हुई थी। सो वो एंड तक ऑथर लिखते जा रहे थे, एंड तक उसको ख़त्म नहीं किया गया था, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ स्पैन में तो उसको पब्लिश भी नहीं किया गया था, बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ उसको पब्लिश करते ही नहीं थे, सोचते थे इसमें और लिखूंगा। सो 1850 में उनकी डेथ हुई थी, 1850 तक जो है ये फिनिश हुई थी, एंड 1850 के बाद यानी 1850 के में ही इसको पब्लिश किया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन बुक 5 ऑफ प्रिलूड वर्ड्सवर्थ ड्रीम्स ऑफ एन अरब इन द डेजर्ट आफ्टर रीडिंग विच ग्रेट बुक। सो बुक 5 में प्रिलूड में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि वो एक बार एक बुक पढ़ रहे होते हैं एंड उसके बाद उनकी आंख लग जाती है और उनको एक अरब इंसान का जो है सपना आता है एक डेजर्ट के अंदर। तो वो कौन सी बुक पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे सर्वेंटे का डॉन क्यों होते। इसको क्विक्सोट नहीं पढ़ेंगे, क्यों होते पढ़ेंगे। डॉन क्यों हेते वो पढ़ रहे थे सर्वेंटे का, जिसको जो कि एक स्पेनिश ऑथर हैं और ये बहुत ही फेमस बुक है। अगर आप यूजीसी नेट या किसी भी और सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वर्क की समरी को पढ़ के जाना पड़ेगा। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ्स प्रिलूड? तो कौन सी यूनिवर्सिटी का जिक्र जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिलूड में किया है? दुरहम, ग्लासगो, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड? सो प्रिलूड की जो बुक नंबर 6 है उसमें उन्होंने सारे अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं अपनी एजुकेशन के एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। सो सी विल बी द आंसर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये कैसे रहा करते थे, पढ़ा करते थे, वो सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने बुक नंबर 6 में एक्सप्लेन किए हैं। सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र जो है वो प्रिलूड में मिलता है। इन द ओपनिंग बुक ऑफ द प्रिलूड वर्ड्सवर्थ मेंशंस famously that he was fostered alike by dash and dash, pick out the right pair। सो हमें राइट पेयर चूज करना है कि दो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिए हैं। प्रिलूड की ओपनिंग बुक में यानी फर्स्ट बुक में वो कहते हैं फोस्टर्ड अलाइक बाय डैश एंड डैश, कि ऐसा कुछ हुआ कि ही वॉज फोस्टर्ड, दो चीज़ों से जो है इनको असर हुआ,
उनमें से चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, नेचर, फियर, इमेजिनेशन और ब्यूटी। सो इसमें हम फिल करेंगे फियर एंड ब्यूटी को। फियर एंड ब्यूटी विल बी द आंसर। फियर एंड ब्यूटी, यानी कि अगर हम ऑप्शंस में देखें तो बी विल बी द आंसर। सो डी एंड बी इसमें लिखा हुआ है। सो बी इज फियर एंड डी इज ब्यूटी। फियर एंड ब्यूटी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंग्लिश पोएट कुडंट हेल्प द एक्साइटमेंट दैट अ हिस्टोरिकल इवेंट caused in his lifetime. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Which poet? What is dawn? सो ये जो लाइंस हैं ये कौन से ऑथर के लिए कही गई हैं, एंड उनको जो डॉन के बारे में बात जो कही गई है वो कौन से इवेंट को रेफर कर रहा है। ठीक है, डस्क एंड डॉन आपने पढ़ा होगा। तो डॉन जो है वो किस इवेंट के बारे में यहाँ पर कहा गया है। सो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कही गई है एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आपको डेफिनेटली कंसीडर करना है क्योंकि आपके सिलेबस में रोमांटिक एज जो है वो रखी गई है। रोमांटिक एज के ऊपर पूरा पूरा डीप इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इवन विलियम वर्ड्सवर्थ इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इस रेवोल्यूशन से कि उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर पूरा एक वर्क लिखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक रीज़न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था कि जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज उस टाइम पे एस्टेब्लिश हो रही थी, उसकी वजह से लोगों के जो जो छोटे उद्योग वाले लोग थे जो छोटे काम कर रहे थे उनका जो धंधा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एंड दैट वाज द रीज़न, एक मेजर रीज़न था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ थे, तो उन्हें इस रेवोल्यूशन में एक उम्मीद दिखाई दी थी कि शायद लोग इस चीज़ को समझेंगे। सो विलियम वर्ड्सवर्थ को हम एक ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि अगर हम अभी नहीं संभलेंगे तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है ये हमें बहुत बुरी तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली है, एंड जो हो भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्जन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स वाज द फर्स्ट वन टू हैव द प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ। सो लिरिकल बैलेड्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, एंड एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलके इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहे हैं कि कौन से वर्जन के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को अटैच किया है लिरिकल बैलेड्स के। सो लिरिकल बैलेड्स जो है वो 4 वर्जन में पब्लिश हुआ था। सबसे फर्स्ट वर्जन पब्लिश हुआ था 1798 में, सेकंड 1800 में, थर्ड 1802 में एंड फोर्थ 1805 में। और जो प्रीफेस है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अटैच किया था 1800 यानी सेकंड वर्जन के साथ उन्होंने प्रीफेस अटैच किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम हिज पोएम द थॉर्न। द थॉर्न पोएम भी आपको पढ़ के जानी है, इससे भी 1-2 बार क्वेश्चन पिछले सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखे हैं। आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, इट्स 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड। सो ये जो इट्स 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड ये किसके बारे में कहा गया है? क्या वो एक फॉलन बो है? बो क्या होती है? हम ये कह सकते हैं कि टहनी, एक क्रैडल की बात की गई है, या एक स्मॉल कॉट की बात की गई है, या एक इन्फेंट की ग्रेव की। सो अगर आपको ये कहानी पता है द थॉर्न में क्या है, द थॉर्न में एक लेडी की कहानी है जो एक माउंटेन के ऊपर रोज जाती है और वहाँ पे वो दुखी होती है उस सिनारियो को देख के। वैसे तो वो बहुत ही सुंदर जगह है। सो ऐसा उसमें दिखाया गया है कि उसकी शादी एक लड़के से होनी थी और जो शादी वाले दिन जो है अपीयर नहीं होता है, एंड वो जो लेडी है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है। तो उसके बाद उसको जो है उसके बेबी को दिखाया गया है, बट ये नहीं बताया गया कि उसकी जो डेथ है वो कैसे हुई उस बेबी की। क्या उस मदर ने उसको खुद मार दिया, या वो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उसकी डेथ हो गई। एंड उस माउंटेन के ऊपर उसकी ग्रेव है, उसी ग्रेव के बारे में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं इट्स 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैंने उसे साइड टू साइड मेजर किया है, उसका मेजरमेंट ये है। सो इसका आंसर रहेगा एन इन्फेंट्स ग्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिरिकल बैलेड्स इज नॉट ट्रू।
इस चीज का हमें खास ध्यान रखना होता है गाइस, जब ट्रू या नॉट ट्रू पूछा हो तो कई बार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में हमें आंसर आता होता है तो हम नॉट वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें ध्यान देना है। हमें ये देखना है कि लिरिकल बैलेट्स के बारे में कौन सी चीजें सही नहीं हैं। सो ए ऑप्शन है, इट कैरिड ओनली वन बैलेट प्रॉपर विच वॉज कॉलरिजेस द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ये बिल्कुल ट्रू है, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर एक इकलौता बैलेड है जो कॉलरिज ने ऐड किया था लिरिकल बैलेट्स में। सेकेंड ऑप्शन है, इट ऑल्सो कैरिड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स। डेफिनेटली विलियम वर्ड्सवर्थ ने पेस्टोरल पोएम्स को इसमें ऐड किया है। सी ऑप्शन है, इट कैरिड अ प्रीफेस। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800। 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस ऐड किया था। सो डी विल बी द आंसर, इट वाज आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। डी जो है वो नॉट ट्रू है लिरिकल बैलेड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स आर एम्प्लॉयड इन इमोर्टैलिटी ओड। इमोर्टैलिटी ओड में कौन से फिलोसोफर से इंस्पायर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? सो इसका आंसर रहेगा सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन से इंस्पायर होके उन्होंने इमोर्टैलिटी ओड में काफी चीजें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फ्रेंड रेफर टू इन टिंटन एबे। टिंटन एबे में फ्रेंड जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? कॉलरिज के लिए, सारा हचिंगसन के लिए, एक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड या डॉरथी वर्ड्सवर्थ। सो कॉलरिज उनके फ्रेंड थे बट यहाँ पे कॉलरिज को मेंशन नहीं किया है। सारा हचिंगसन उनकी वाइफ थी, उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसके बारे में भी नहीं लिखा है। ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ल्यूसी पोएम्स में हम एक 6 साल के छोटे बच्ची के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में भी नहीं लिखा है। सो डी विल बी द आंसर, डॉरथी वर्ड्सवर्थ। डॉरथी वर्ड्सवर्थ कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर हैं डॉरथी। उनके साथ ही वो टिंटन एबे विजिट कर रहे हैं जो कि वाई रिवर के किनारे पर है। एंड जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके साथ और कौन कौन है। एंड बहुत सारे वर्क्स जो हैं इन्होंने अपनी सिस्टर के साथ एंड उनको डेडिकेट भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट व्हाट वर्ड्सवर्थ सेज इन टिंटन एबे, हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट रिटर्न टू डी। तो ये जो लाइन है टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके बारे में लिखी है? क्या डॉरथी के बारे में लिखी है, टिंटन एबे के बारे में लिखी है, या फिर रिवर वाई के बारे में, या उसकी चाइल्डहुड की मेमोरीज? देखो वैसे तो वो बार बार अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में भी वापस जाते हैं, बट टिंटन एबे पर्टिकुलर इस पोयम में उन्होंने ये जो लाइन है लिखी है रिवर वाई के लिए। तो ये कहते हैं कि बार बार मेरी जो स्पिरिट है तुम्हारे पास आती है, विजिट करती है तुम्हें। एंड इस पोयम में भी वो ये बता रहे हैं कि ये 5 साल पहले भी टिंटन एबे देखने के लिए आए थे, विजिट करने आए थे, एंड 5 साल बाद फिर से अपने एक्सपीरियंसेस को वो इस पोयम में कंपेयर कर रहे हैं पिछले 5 साल। सो द रिवर वाई विल बी द आंसर। 19th क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ इन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ की तारीफ में ये वर्ड्स लिखे गए हैं। ये किसने लिखे हैं? जॉन कीट्स ने, या मैथ्यू आर्नोल्ड ने, या ले हंट ने, या एल्फोर्ड टेनिसन ने? सो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखे हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड भी एक अच्छे क्रिटिक हैं, माने हुए क्रिटिक हैं। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए उनकी तारीफ में ये लाइंस लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ ऑफ द ईयर डिड वर्ड्सवर्थ राइट द इमोर्टैलिटी ओड। गाइज इमोर्टैलिटी ओड आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो है इनकी एक तरह से इंस्पिरेशन है। एस.टी. कॉलेज ने भी इससे इंस्पिरेशन ली थी और ये वर्क लिखा था। सो ये जो वर्क है मई मंथ में लिखा गया था। मई, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा कि कैसे आया। In which sonnet does Wordsworth castigate the English people as stagnant and selfish and eulogize John Milton? So जॉन मिल्टन को एक वर्क उन्होंने डेडिकेट किया है जिसमें वो इंग्लैंड के लोगों का कैसे जो है मन स्टेगनेंट हो गया है, वो लोग सेल्फिश हो गए हैं, बुराइयों ने उनको घेर लिया है, एंड कैसे वो जॉन मिल्टन को याद कर रहे हैं। तो कौन सी पोयम है जिसमें ये दोनों चीजें हैं? लंदन 1802, या कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3 1802, द प्रिलूड, या मिल्टन?
सो मिल्टन जो है इन्होंने नहीं लिखी है, इन्होंने लिखी है लंदन 1802। लंदन 1802 एक सोनेट है जो इन्होंने जॉन मिल्टन के ऊपर लिखी है, जिसमें उन्होंने जॉन मिल्टन को याद किया है दैट यू शुड नॉट हैव लेफ्ट अस, कि आपको हमें इस टाइम पर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आपकी जो गाइडिंग सोल है उसे इंग्लैंड के लोगों को गाइड करना चाहिए था, जिनकी जो सोच है बहुत सेल्फिश और स्टेगनेंट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट whom does वर्ड्सवर्थ से इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को अभी भी आपकी ज़रूरत है। ये किसके बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है? शेक्सपियर, क्रॉमवेल, मिल्टन या रूसो? ये मिल्टन के बारे में लिखा है, अगेन लंदन 1802 नाम की पोयम में। लास्ट क्वेश्चन है विच वॉज द लास्ट पोयम इन द 1798 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स? लिरिकल बैलेड्स का जो 1798 फर्स्ट एडिशन है उसमें लास्ट पोयम कौन सी थी? क्या वो इमोर्टैलिटी ओड था, टिंटन एबे, या लंदन 1802, या प्रिलूड? कौन सा जो वर्क है वो लास्ट मतलब फर्स्ट जो एडिशन है उसमें जो लास्ट पोयम है वो कौन सी है? टिंटन एबे इज द लास्ट पोयम। तो ये हमें ध्यान में रखना है, लिरिकल बैलेट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। फाइन। एंड यहाँ पे हमारी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है। मैं कोशिश करूंगी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के आपके साथ मैं शेयर करूं। एंड इसी तरह से हम सारे ऑथर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड आपको भी मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए अपने पीजीटी के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आपको ऑलरेडी हमने अपने नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।